दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जो दिल को दहला देने वाला है। ये हैदराबाद के एक छोटे से कस्बे की है। एक घर में कुछ लोग रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। अचानक उस घर के एक रूम से बदबू आने लगी जो इतनी बुरी थी कि लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। जब भी लोग काम से घर वापस आते या महिलाएं घर से निकलती तो उस बदबू से बचने के लिए अपनी नाक को बंद करके गुजरती थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद घर में कोई जानवर मर गई होगी। लोगों ने अपने अपने घरों की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बदबू और ज्यादा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सबको यह एहसास हुआ कि यह किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी इंसान की लाश की बदबू है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन आखिर मामला क्या था? उस घर के रूम से इंसानी लाश जैसी बदबू क्यों आ रही थी? आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? लोगों ने काफी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। सबने सोचा कि शायद ये बदबू उनके घरों से आ रही है, तो उन्होंने अपने अपने घरों की सफाई करनी शुरू कर दी। लेकिन सफाई का कोई असर नहीं हुआ और बदबू दिन ब बदन बढ़ती ही गई। उस घर में 6 रूम थे, 1 2 3 4 5 6। अब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। एक वाले ने 2 वाले से पूछा और इसी तरह सभी आपस में पूछताछ करने लगे। फिर सभी ने मिलकर छठे रूम में रहने वाले व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। जब सब वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। शुरुआत में लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सबको यह महसूस हुआ कि जितनी भी बदबू आ रही थी वह सब उसी रूम से आ रही थी। जब लोगों ने लगातार दरवाजा खटखटाया और काफी कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से उसी कमरे से बदबू की जगह खुशबू आने लगी। इससे सबको यह एहसास हुआ कि कमरे के अंदर जो भी व्यक्ति है उसने अभी अभी रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है। लोग तुरंत नीचे आ गए और घर के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, सर, हमारे घर में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कृपया इसका कुछ समाधान निकलिए। लेकिन मैनेजर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और समय बीतता गया। जैसे जैसे बदबू बढ़ती गई, लोगों ने यह ठान लिया कि वह उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति से बात करके ही रहेंगे और उसे अपने रूम की सफाई करने के लिए कहेंगे। उस रूम में जाफर नाम का एक आदमी रहता था। जब दूसरे अपार्टमेंट का एक व्यक्ति उसके कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी जाफर कमरे से बाहर आया। उसके सामने खड़ा शख्स जाफर को देखकर कहने लगा, तुम्हारे रूम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और इस बदबू की वजह से यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हें अपने कमरे की सफाई कर लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे कमरे में कोई जानवर मर गया हो। जाफर ने जवाब दिया, अच्छा, बदबू आ रही है, मुझे तो कोई बदबू महसूस नहीं हुई और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। खैर, जब मैं शाम को काम से लौटूंगा तब सफाई कर लेंगे। इतना कहकर जाफर वहां से तुरंत चला गया। वह आदमी वहीं खड़ा सोचने लगा, हम लोग बाहर खड़े होकर इतनी बदबू से परेशान हो रहे हैं और ये शख्स अपने कमरे में रहते हुए इस बदबू के साथ कैसे जी रहा है। वह आदमी जल्द ही घर के बाकी लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि जाफर की हरकतें उसे ठीक नहीं लग रही थी। सब लोग मिलकर घर के मैनेजर के पास गए और इस मामले पर चर्चा की। तब उन्हें याद आया कि इलाहाबाद में कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला हुआ था, जहां एक व्यक्ति ने एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं ऐसा ही कुछ 7 नंबर के कमरे में ना हो रहा हो। साथ में रहने वाला जाफर और उसकी पत्नी बाकी लोगों से अलग थलग रहते थे। उस घर के बाकी लोग आपस में काफी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जाफर हमेशा चुपचाप रहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। उसकी पत्नी भी किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बस चुपचाप रहती थी। लोगों ने सोचा कि शायद उनके कमरे में कोई बड़ी समस्या चल रही हो। जब कोई समाधान नहीं मिला तो सबने मिलकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई और घर के मैनेजर ने उन्हें 7 नंबर के रूम के बाहर ले जाकर बदबू के बारे में बताया। पुलिस वालों ने बदबू को महसूस करते ही अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे मामले उन्होंने पहले भी देखे थे। पुलिस ने वहां खड़े लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से इतनी तेज बदबू आई
कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और लोग कक्ष से पीछे की ओर भागने लगे। बदबू इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने मास्क लगाकर फिर से कोशिश की और कमरे के अंदर घुसी। कमरे में घुसते ही पुलिस ने देखा कि जमीन पर लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी हुई थी। ये देखकर पुलिस को शक हुआ। सबसे पहले पुलिस वाले बेडरूम में गए, फिर बाथरूम की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फ्रिज की ओर देखा, क्योंकि उन्हें शक था कि इलाहाबाद वाली घटना यहां भी दोहराई गई होगी, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस वाले किचन में पहुंचे। किचन में जो उन्होंने देखा, उससे उन्हें सारी स्थिति समझ में आ गई। किचन में 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था, जिनमें खून भरा हुआ था। खून के साथ उन बाल्टियां में छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया था कि ये मांस के टुकड़े किसी जानवर के हैं या इंसान के। उनमें से कई लोग ये सोच रहे थे कि यहां जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ ने तो यह भी अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग कसाई हैं और ये जो सारे टुकड़े हैं ये किसी जानवर के हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी ये सोच बदल गई जब उन्होंने एक बाल्टी में एक मानव टांग देखी। उसके अलावा वहां और भी छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। पुलिस ने और गहराई से जांच की और पाया कि रसोई में एक प्रेशर कुकर भी है जो ढका हुआ था। जैसे ही पुलिस ने प्रेशर कुकर खोला, उनके सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य आया। प्रेशर कुकर के अंदर भी मांस के कई टुकड़े भरे हुए थे। चूल्हे पर एक तवा भी रखा था। जिसे उसको ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उसी तवे पर मांस को भूनने का निशान था। पुलिस के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह इंसान कौन था जिसे इस तरह से मार दिया गया। इसी बीच पुलिस को एक कटी हुई छोटी मिली एक महिला की। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये सभी टुकड़े एक औरत के हैं। अब तक उनके पास एक सुराग था, लेकिन उन्हें पता करना था कि यह महिला कौन थी। पुलिस ने पास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि यहाँ एक जोड़ा रहता है, जाफर और उसकी पत्नी हलीमा जाफर को सुबह देखा गया था, लेकिन हलीमा को 2-3 दिन से कोई नहीं देख पाया था। अब पुलिस को शक था कि शायद ये हलीमा ही है, लेकिन सच क्या था, ये जाफर ही बता सकता था। पुलिस ने तय किया कि उन्हें जाफर को पकड़ना होगा, लेकिन एक समस्या थी। अगर उन्होंने उसे अचानक पकड़ लिया तो वह भाग सकता था और फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसलिए पुलिस ने योजना बनाई कि वे 2 पुलिस कर्मियों को सिविल कपड़ों में घर के अंदर छोड़ देंगे, जबकि बाकी लोग बाहर उसके आने का इंतजार करेंगे। इससे जाफर को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब पुलिस जाफर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, जाफर काम से वापस आया। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिस वालों ने फौरन जाफर को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की गई कि उसके कमरे में क्या हो रहा था और उसकी बीवी कहाँ है, तो जाफर के तो होश उड़ गए। फिर वह कहने लगा, साहब चलो कमरे में बैठकर मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि इन सब चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस वालों ने कहा, गलती किसकी है ये तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन तुमने जो कुछ किया का कश लिया। और फिर अपनी बात शुरू की। उसने बताया, मैं एक छोटे से घर में अपने माँ बाप के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करता था। जब मैं जवान हुआ तो मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। बेरोजगार तो मैं पहले ही था, कभी काम मिलता कभी नहीं। लेकिन फिर मैं एक पक्की जगह पर नौकरी करने लगा। वह एक परचून की दुकान थी। मैं दुकान अच्छे से चला रहा था। आसपास के लोग वहां से सामान खरीदते थे और मेरी भी बहुत इज्जत करते थे। मेरी काफी जान पहचान हो गई थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस दुकान पर एक औरत आई जो सामान खरीद कर चली गई। वह अक्सर मेरी दुकान पर आने लगी और मुझे वह अच्छी लगने लगी। कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ। एक कार की टक्कर से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा काफी खून बह गया। मुझे खून चढ़ाया गया ताकि मेरी जान बच सके और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से बीमार पड़ गया। जब मैंने अस्पताल जाकर अपने टेस्ट कराए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैंने और टेस्ट करवाए और अंदाजा हुआ कि जिस खून से मेरी जान बचाई गई थी उसी की वजह से मुझे यह बीमारी हुई। मैंने इलाज करवाना शुरू किया और फिर से अपने काम पर लौट आया। उसी दुकान पर फिर से मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसका नाम हलीमा था। अब हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे, क्योंकि अब दोस्ती प्यार और प्यार के बाद शादी में बदलने वाली थी।
और फिर वह दिन आ गया जब हमने शादी कर ली। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अब खर्चे काफी बढ़ चुके थे। पहले तो मैं अकेला था, अब बीवी आ चुकी थी। मैंने अपना छोटा सा मकान किराए पर दे रखा था, जहां से मुझे 6,000 महीना किराया मिल रहा था। खुद मैं एक रूम किराए पर रहने लग गया, जहां एक तरफ मैं परचून की दुकान पर नौकरी भी कर रहा था, जिससे हमारा गुजारा अच्छी तरह चल रहा था। मेरी बीवी शादी से पहले अपने चाचा के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसकी माँ अपने 5 बेटियों को लेकर अलग घर में अपने चाचा के साथ रहने लग गई थी, क्योंकि चाचा बहुत अच्छा इंसान था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके चाचा की मौत हो गई। इस दुख को वह सहन ही कर रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब यह 5 बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात हलीमा से परचून की दुकान पर हुई थी, और आज हम दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा था और हम ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन परचून की दुकान किसी वजह से बंद हो गई और मेरी नौकरी हाथ से चली गई। अब हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद घर में पैसों की तंगी आ गई थी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। हलीमा मुझसे हर वक्त पैसे की मांग करती। हर समय उसकी जुबान पर पैसे की बातें रहती कि मैं कहाँ से खाऊं, कहाँ से पहनूं। वह मुझसे कहती कि मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूं। फिर कुछ समय ऐसे ही बीता और मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उस फैक्ट्री में बहुत सारी औरतें भी काम करती थीं। मेरी बीवी को शक की बीमारी ने घेर लिया। जब मैं शाम को थका हारा घर लौटता, तो वह मुझ पर शक करती और तरह तरह की बातें सुनाती। कभी मेरा मोबाइल छीन लेती, तो कभी बहाने बनाकर बुरी बुरी बातें बोलती, जिससे मेरा गुस्सा भड़क जाता। मैंने अपनी बीवी को कई बार सफाई देता, किसी भी तरह नहीं समझी। घर के इन लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरा दम घुटने लगा। एक दिन हम लोग शाम की चाय पीने बैठे थे, तभी पड़ोस के घर से एक 10 साल की बच्ची हमारे घर आई और कहने लगी, अंकल, मेरे पापा घर पर नहीं है और अचानक हमारे घर में मेहमान आ गए हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ ने कहा कि साथ वाले अंकल से कुछ पैसे ले आओ, शाम को लौटा देंगे। मेरी जेब में कुछ पैसे थे, तो मैंने उस मासूम बच्ची को पैसे दे दिए। बच्ची खुश होकर कहने लगी, अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी बीवी को इस बात पर ताने मारने की बीमारी लग गई। उसने बिना शर्म के कहा, अरे वाह, तेरे अंकल इतने ही अच्छे हैं, तो क्या मैं तेरी शादी इन अंकल से ना करवा दूं? वह मासूम बच्ची हक्का बक्का रह गई और मैं भी खड़ा खड़ा अपनी बीवी का मुंह ताकता रह गया कि वह इस तरह की बेहूदी बातें कैसे कर सकती है, क्योंकि वह बच्ची मेरी बेटियों के बराबर थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मेरी बीवी ने इस बात को तूल देना बंद नहीं किया। वह बच्ची आंसुओं से भरी आंखों के साथ चली गई, क्योंकि उसे इन बातों का ज्यादा मतलब नहीं पता था। मेरी बीवी बार बार उसी बात को लेकर मुझे ताने मारती, कहती, अरे अंकल, तुम बहुत अच्छे हो। और कभी कभी कहती, तुम उस मासूम बच्ची से शादी कर लो, उसकी माँ और उसका सहारा बन जाओ। इतनी बेशर्म बीवी मैंने आज तक नहीं देखी थी। एक दिन मैं तंग आकर अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मार बैठा। उसने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया। जैसे तैसे करके मैं काम पर निकल गया। पूरा दिन फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मेरे मन में बीवी की बातें चल रही थीं। मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे। शाम को जब मैं घर लौटा और कमरे का दरवाजा खोला, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बीवी जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके आसपास कुछ दवाइयां बिखरी हुई थीं। मैंने भागकर उसे उठाया, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने जहर खा लिया था। पुलिस ने मुझसे पूछा, अगर तेरी बीवी ने जहर खा लिया था, तो तूने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? मैंने डरते हुए जवाब दिया। मुझे डर था कि पुलिस मुझे ही दोषी ठहराएगी और जेल भेज देगी, क्योंकि गलती तो मेरी बीवी की थी और मैं बलि का बकरा बन जाता। इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं, लेकिन पूरी लाश को ऐसे ही बाहर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि मैं 7वीं रूम पर रहता था। अगर मैं लाश को बाहर ले जाता तो कोई ना कोई मुझे देख लेता और सवाल करता कि तू यह क्या कर रहा है। तब मैं उन्हें क्या बताता? फिर मैंने फैसला किया कि बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और उन्हें ठिकाने लगा दूंगा।
सबसे पहले मैं शहर जाकर कुछ औजार खरीद लाया, जैसे कि हथौड़ा, आरी, लकड़ी काटने वाली कट्टर और कुछ और सामान। फिर मैं घर लौट आया और बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं यह काम बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगा और थोड़े ही समय में लाश सड़ने लगेगी और बदबू आने लगेगी, क्योंकि इंसान की लाश की बदबू जानवर की लाश से कहीं ज़्यादा भयानक होती है। यह बात मुझे अच्छे से पता थी, क्योंकि मैं इस सब के बीच रह रहा था। तब मैंने सोचा कि इस बदबू को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और बीवी की लाश के कुछ टुकड़े उसमें डालकर उबालने लगा। उबालने के बाद मैं उन्हें तवे पर फ्राई कर लेता था। मेरा प्रेशर कुकर में उबालने का मकसद था कि टुकड़ों के अंदर से बदबू बाहर ना आए और तवे पर फ्राई करने से पूरी तरह से बदबू ख़त्म हो जाती थी। ऐसा करने से बदबू कम हो गई थी। पूरे शरीर के हिस्से पिघलाकर पूरी तरह से तरल हो जाते थे और मैं उन्हें बाथरूम में जाकर फ्लश कर देता था। जो मांस के टुकड़े बच जाते, उन्हें मैं एक प्लास्टिक बैग में डालता और जब काम पर जाता तो उन्हें अपने साथ ले जाता। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठकर काम पर निकल जाता था, ताकि लोग मुझे देख ना पाएं, और उस समय निकलता जब आसपास के लोग सो रहे होते थे। फिर मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर फेंक देता जहाँ कुत्ते होते थे, और वह इन टुकड़ों को खा लेते थे। इस घर में रहने वाले सभी लोग इस बात से हैरान थे कि यह कुत्ते हर रोज़ हमारे ही इंतज़ार में क्यों रहते हैं कि कोई इन्हें खाने को कुछ देगा। जब लोग कुत्तों को रोटियां डालते तो कुत्ते उन्हें सूखते तक नहीं थे। लोग परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है। असल में मैं अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े कर, उन्हें उबालकर और तवे पर फ्राई करके कुत्तों को खिला देता था। जब कुत्तों का पेट गोश्त से भर जाता तो उन्हें और कुछ क्यों चाहिए होता। पुलिस वाले जाफर की बातें सुन सुनकर दंग थे। उन्हें उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि यही अपनी बीवी का कातिल है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है। पुलिस को पूरा यकीन था कि जाफर ने ही अपनी बीवी को मारा है और अब खुद को बचाने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। पुलिस ने सोचा कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम किसका किया जाए? जलील ने तो पहले ही अपनी बीवी के शरीर के बाकी हिस्सों को कुत्तों को खिला दिया था। सिर्फ एक टांग ही बची थी। पुलिस ने अब घर की पूरी तलाशी शुरू कर दी, ताकि कोई और हिस्सा मिल सके से पोस्टमार्टम करवाया जा सके। पुलिस जाफर से लगातार पूछताछ कर रही थी और उसकी काफ़ी पिटाई भी हो चुकी थी, लेकिन जाफर अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है। जैसे ही इस केस का असली नतीजा सामने आएगा कि जाफर यह सब झूठी कहानियां बना रहा था या सच में उसकी बीवी ने उसे शक करके इतना परेशान किया कि उसने यह कदम उठाया, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी और कहानियों के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।